कुछ महीने पहले तक 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए 2 राज्य बहुत चैलेंजिंग बताए जा रहे थे। इनमें एक नाम था महाराष्ट्र का और एक था बिहार का, क्योंकि दोनों जगहों पर बीजेपी के सामने विपक्ष के ऐसे गठबंधन की बड़ी चुनौती थी कि भाई सब मिल जाएंगे और यहां बीजेपी को हरा देंगे। और दोनों ही जगह लोकसभा की अच्छी खासी सीटें हैं। अगर आप गौर करें, जिन 2 राज्यों की बात कर रहा हूं, एक है महाराष्ट्र जहां पर 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र के अंदर। ये यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र के अंदर है, 48। यूपी में 80 हैं। और बिहार जहां पर 40 लोकसभा सीट, 40। तो दोनों को मिला दीजिए तो 88 लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। और बीजेपी आज जहां पर है वहां से अगर 88 सीट आप घटा दें तो सरकार नहीं बनती उनकी। तो इसलिए माहौल यह बनाया जा रहा था कि भाई महाराष्ट्र में सब साथ आ गए, बिहार में सब साथ आ गए, बीजेपी अकेले पड़ गए, अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, खत्म मामला। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए इन 88 सीटों का टेंशन कैसे अचानक कम होता दिख रहा है, आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। इन दोनों राज्यों में खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा खेल पलटा कि विपक्षी गठबंधन के हाथ से सत्ता हो गई, सत्ता ही चली गई। विपक्षी गठबंधन की धुरी बने उद्धव ठाकरे के हाथ से तो पार्टी ही चली गई। दूसरी तरफ बिहार की स्थिति है कि वहां भी खेल पलटने लगा है। जो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर लालू की पार्टी के साथ चले गए, उन्हें अपने ही लोग छोड़ने लगे हैं। नीतीश कुमार के मजबूत साथी उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार नीतीश कुमार से किनारा कर लिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। एक है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने बीच में लोक लगा दिया, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और अपनी पार्टी बना ली उपेंद्र कुशवाहा ने। तो महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह खेल हुआ है। पहले आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का अपडेट देता हूं। उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के शिवसेना भवन में विधायकों और अपने करीबियों के साथ बैठक की और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ नेताओं को भी बैठक में बुलाया। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों उठाकर एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है। उधर एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को एक और झटका दे दिया। विधानसभा में पार्टी के दफ्तर पर शिंदे गुट को मिलने वाला दफ्तर जो है वो शिंदे गुट को मिलने वाला है। आज शिंदे गुट के चीफ विप भरत गोगावले विधायकों के साथ विधान भवन पहुंचे और विधानसभा स्पीकर से शिवसेना के पार्टी दफ्तर को सौंपने की मांग की कि दफ्तर अब हमारा हुआ, जब पार्टी हमारी, सिंबल हमारा, नाम हमारा, तो दीजिए हमको दफ्तर। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, उनकी पार्टी 2 हिस्से में टूट गई, तब भी उद्धव ठाकरे विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब शिवसेना की पहचान और सिंबल उनके हाथ से छूट गया तो उनकी भाषा थोड़ी सी बदल गई। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि बीजेपी ने ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया। चलिए, कम से कम मान रहे हैं कि बहुत मजबूर नेता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी कि जिस कांग्रेस को इतना कुछ सुनाया बाला साहब ठाकरे ने, उसके साथ चले गए। अच्छा, बीजेपी ने तो यही बोला था कि आपको सीएम की कुर्सी नहीं देंगे। मान लीजिए डील भी हुई थी, वो तो कहते नहीं हुई, लेकिन अगर हुई भी थी, उन्होंने कहा नहीं देंगे, तो अपना बैठ जाते कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम बनाओ जिसके साथ बनाना है। कांग्रेस के साथ जाने के लिए बीजेपी ने बोल दिया था। हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता करने के आरोपों पर भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। हमने हिंदुत्व को कभी धोखा नहीं दिया। जो भी राष्ट्रवादी हैं वो हिंदुत्व का भी अनुसरण कर सकता है। उसी महाराष्ट्र में बैठकर राहुल गांधी एक नहीं कई बार किसको सुनाकर आए, बता के आए थे ना भाई कि किस तरह से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। सावरकर के बारे में यही सब बोलते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा। अरे ये ठीक नहीं है, हम बात करेंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन कभी तोड़ा नहीं। जबकि सावरकर हिंदुत्व की पहचान है, लेकिन आज कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो हिंदुत्व से कभी समझौता नहीं किया। अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। पार्टी का नाम और सिंबल छीनने पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चुराया गया है, लेकिन ठाकरे का नाम चुरा नहीं सकते। उद्धव ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे के रूप में जन्म लेकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं।
यहां तक कि दिल्ली भी उन्हें यह नहीं दे सकती। उद्धव ठाकरे ने यह भी बताया कि इस संकट की घड़ी में ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई नेता उनके समर्थन में और उन्हें फोन कर चुके हैं। उद्धव अब यह डर दिखा रहे हैं कि 2024 में तानाशाही आ जाएगी। अभी तक बीजेपी के साथ वो थे तब नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं थे, लेकिन अब 2024 में जब इनका सिंबल चला गया, नाम चला गया, सत्ता चली गई, तो अब नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो तानाशाही आ जाएगी। और कह रहे हैं कि 2024 इस देश का आखिरी लोकसभा चुनाव हो सकता है। एक बार सुनिए फिर आगे की बात। येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदानाद सुरू होऊ शकतो। येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल, कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदानाद सुरू होऊ शकतो। उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि विपक्ष उनके साथ है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार उनके साथ हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गठबंधन के साथ ही शरद पवार ने पूरे विवाद से खुद को अलग कर रखा है। शरद पवार ने मीडिया से कहा कि वो शिवसेना के सिंबल को लेकर छिड़ी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। इस मामले में वो अपना रोल क्लियर कर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं तुम अपना देखो, अपना लड़ो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा कि उनका इस्तेमाल हो गया है, वैसे ही उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा कि उनका इस्तेमाल हो गया है। उद्धव ठाकरे गठबंधन के पुराने सहयोगी को गवा चुके, सत्ता गवा चुके, पार्टी गवा चुके, चुनाव चिन्ह गवा चुके। अब उद्धव ठाकरे को पार्टी फंड गंवाने का भी डर सता रहा है, क्योंकि शिवसेना के पार्टी फंड में करोड़ों रुपए। सूत्रों से खबर मिल रही है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के पार्टी फंड में रखे पैसों को अपनी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के खाते में ट्रांसफर कर लिया। इसके लिए नया खाता भी खोला गया और करोड़ों रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए। उद्धव खेमे के नेताओं को इस बात का भी डर है कि शिंदे गुट अब शिवसेना भवन, स्थानीय पार्टी दफ्तर और पार्टी फंड पर भी अपना दावा जता सकते हैं। इसमें सेना भवन भी शामिल है। इतना ही नहीं, शिवसेना का ट्विटर हैंडल और वेबसाइट भी शिंदे गुट के पास ना चली जाए, इसलिए दोनों को डिलीट कर दिया गया कि कहीं शिंदे गुट ना ले ले, इसलिए डिलीट ही मार दो। उद्धव ठाकरे कैंप ट्विटर हैंडल और वेबसाइट हैंडल करता था। उद्धव ठाकरे इस तरह बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को भंग करने की मांग कर दी। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को ही भंग कर दो। उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला गलत है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद है। अब सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को भंग करा देंगे। यहां तक कि जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि शिवसेना के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में जो फंड है क्या वो भी ट्रांसफर होंगे, तो इस पर चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पार्टी फंड के मुद्दे पर बोलना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है, वो किसी सुल्तान की तरह बर्ताव ना करें। चुनाव आयोग का रोल सीमित है, अगर पार्टी फंड को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ किया तो क्रिमिनल केस कर देंगे। चुनाव आयोग पे एक क्रिमिनल केस कर देंगे, भंग कर देंगे, क्रिमिनल केस कर देंगे। अच्छा, उधर उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं और उनकी पार्टी के एक नेता हैं संजय राउत, वो चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का नाम और सिंबल के लिए हजारों करोड़ की डील हुई है। एक बार सुनिए जरा। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। देखिए, कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इनको कैसे पता चला 2000 करोड़ की डील हुई है, तो कवि की विचार सोच कहीं भी पहुंच सकती, लेकिन वो सोच है, वो विचार है, कोई फैक्ट नहीं है। 2000 करोड़ में पार्टी का सिंबल ले लिया, कुछ भी बोल देना। इस देश में सबूत देने की तो कोई बात ही नहीं होती। 2000 करोड़ कह रहे हैं, अभी इनिशियल बता रहा हूं, कल को 5 करेंगे। भाई राफेल में कोई कहता था कि इतने 48,000 करोड़ की है, कभी 1 लाख करोड़ की है, जिसका जितना मन बोलते चलो। महाराष्ट्र की राजनीति के बाद बिहार में चल रही उठापटक भी आपको बता देता हूं।
उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से अलग होने का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, इसे भी आपको समझना चाहिए। और इसे समझने के लिए नीतीश कुमार का सियासी समीकरण आपको समझना चाहिए। बिहार में दूसरा समीकरण चलता है, यह तो आपको महाराष्ट्र का बताया, अब आपको बिहार का दिखाता हूं। यहां चलता है लव कुश समीकरण। अब आप कहेंगे बॉस ये क्या है लव कुश समीकरण? इसको कहते हैं कुर्मी कोयरी समीकरण। अब ये समीकरण क्या है बॉस? बिहार में कुर्मी कोयरी की आबादी अगर आप मिला दीजिए तो ये करीब 10% आबादी है इन दोनों की। और नीतीश कुमार जो है वो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। दो नेताओं के अलग होने से नीतीश का जो ये लव कुश समीकरण है वो प्रभावित हो रहा है। जेडीयू के चीफ रहे आरसीपी सिंह ने साथ छोड़ दिया था। आरसीपी सिंह जो हैं, आरसीपी सिंह वो कुर्मी से आते हैं, कुर्मी जाति से। और जो उपेंद्र कुशवाहा अब छोड़ के चले गए, वो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आते हैं कोयरी से। तो अब ये दोनों जो हैं इस 10% आबादी पर डेंट मार सकते हैं। तो नीतीश कुमार उनके सामने चैलेंज आ गया, उन्हें अपनी राजनीति को बचाना है। दूसरा चैलेंज उनके सामने बिहार में कानून व्यवस्था भी खड़ी हो गई है। पटना में ही पार्किंग विवाद को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया, जिसके बाद 5 लोगों को गोली मार दी गई। कहा जा रहा है इस दौरान 50 राउंड गोली चली है। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और मैरिज हॉल को फूंक दिया। आरोपी के घर में खड़ी 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तो जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, उनके यहां लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजधानी में देखिए ये हाल है, पार्किंग के लिए गोली चल जा रही है। बिहार में जो हो रहा है उसे लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर भी जा रहे हैं। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, साथ ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करें। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी 100 के नीचे आ जाएगी अगर उनका कहा मान लिया। इनकी खुद की सीटें 50 से नीचे आ चुकी हैं बिहार में, दूसरे को 100 से नीचे रोक रहे हैं लोकसभा में। नरेंद्र मोदी का नाम चलता है जब लोकसभा में, तो बड़े बड़े उड़ जाते हैं, बड़े बड़े समीकरण उड़ जाते हैं। और वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखा, यूपी में देख लिया, बिहार में देख लिया, सब जगह देख लिया, और कह रहे हैं बीजेपी को 100 से नीचे रोक देंगे। बिहार में जेडीयू के पास खुद 40 में से 16 ही लोकसभा सीट, और नीतीश कुमार बीजेपी को 100 समेटने का सपना देख रहे हैं। और जिस कांग्रेस के दम पर देख रहे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी पर पर्सनल टिप्पणी करने से ही आगे नहीं बढ़ पा रही। अब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिताजी पर सुनिए क्या अपमानजनक टिप्पणी की। बीजेपी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम। अच्छा, बोल के थोड़ी देर वेट किए कि शायद पत्रकार वगैरह हंसेंगे तो मजा आएगा, लेकिन इतना सब मुंह हो गया, कोई नहीं हंसा। तो फिर ही बोल के बता रहे हैं कि नाम गौतम दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास जैसा है, मतलब गौतम अडानी से जुड़ रहे हैं। किसी के पिता को इसमें घसीट रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, कि उसके पिता का नाम जो है वो गौतम दास कर दीजिए। कांग्रेस की ऐसी भाषा पर आज अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस दूरबीन से नहीं दिखाई देगी।
ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी।